मैं डॉक्टर आर खोचे गवर्नमेंट नेहरू कॉलेज डोंगरगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पदस्थ हूँ। आज हम बीए पार्ट 2 के सेकंड यूनिट में निर्धारित विनियोग गुणक के संबंध में डिस्कस करेंगे। विनियोग गुणक की अंतर्गत आज हम इन विभिन्न बिंदुओं के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये बिंदुएं हैं विनियोग गुणक से आशय, विनियोग गुणक का सीमांत उपभोग पूर्ति के साथ संबंध, तालिका के द्वारा गुणक मान का विश्लेषण, गुणक की क्रियाशीलता एवं आय प्रसारण तालिका के माध्यम से देखेंगे हम। इसके अलावा गुणक के कार्यकरण का रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण देखेंगे। गुणक की विशेषताएं कौन कौन सी हैं ये देखेंगे और गुणक की मान्यताएं कौन कौन सी हैं, साथ ही गुणक की कौन कौन से रिसाव हैं। अब हम इन बिंदुओं को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम हम गुणक से आशय को देखेंगे। तो गुणक से आशय है, जैसे कीन्स ने कहा था कि प्रारंभिक विनियोग के द्वारा हुई आय में अंतिम वृद्धि ही गुणक कहलाता है। अर्थात विनियोग में परिवर्तन के कारण आय में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन ही गुणक कहलाता है। जिस अनुपात में विनियोग में परिवर्तन होता है, इसके परिणाम स्वरूप आय में हुए परिवर्तन का अनुपात ही गुणक कहलाता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखते हैं, यदि विनियोग में 2 करोड़ रुपये की वृद्धि होती है और इसके परिणाम स्वरूप आय में 10 करोड़ रुपये की वृद्धि होती है तो गुणक का मान 5 होगा। इसके अलावा यदि गुणक में 10 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपये वृद्धि से आय में 5 करोड़ वृद्धि होती है तो गुणक का मान 2.5 होगा। तो ये इस तरह से गुणक के मान को हम ज्ञात करते हैं। तो ये सूत्र रूप में हम इस तरह से देख सकते हैं। गुणक को हम k से प्रदर्शित करते हैं। k = डेल्टा y अपान डेल्टा आई। डेल्टा y से आशय है आय में परिवर्तन और डेल्टा आई का आशय है विनियोग में परिवर्तन। तो इस तरह से आय में परिवर्तन को हम भाग देते हैं विनियोग में परिवर्तन से और इस तरह गुणक का मान हम ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार गुणक विनियोग में हुई वृद्धि के कारण आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात कहलाता है। अब हम देखते हैं गुणक का सीमांत उपभोग पूर्ति के साथ संबंध क्या होता है। गुणक का सीमांत उपभोग पूर्ति के साथ बहुत ही गहरा संबंध होता है, या यूँ कहें कि गुणक का सीमांत उपभोग पूर्ति के साथ सीधा एवं सकारात्मक संबंध होता है। यदि सीमांत पूर्ति अधिक होती है तो गुणक का मान भी अधिक होगा। इसके विपरीत यदि सीमांत पूर्ति कम होती है तो गुणक का मान भी कम होता है। तो इस तरह से हम इस सूत्र के द्वारा भी गुणक के मान को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले ही कहा है कि गुणक को हम केस के संकेतक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस सूत्र है k = 1/1 माइनस सीमांत उपभोग पूर्ति। इसको इस तरह से हम देख सकते हैं k = 1/1 माइनस MPC। MPC से आशय है मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजप्शन। तो इस सूत्र के द्वारा हम जैसे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि मान लीजिए सीमांत पूर्ति 1/2 है, अर्थात आधा है, तो गुणक का मान क्या होगा। तो इसमें देख लीजिए ये सूत्र है k = 1/1 माइनस MPC। तो यदि सीमांत पूर्ति आधा है तो गुणक का मान क्या होगा। तो हम इस तरह से इसको हम कैलकुलेट किए हैं। तो देखिए k = 1/2 ये हुआ, और इससे आगे हम इसको पक्षांतर में प्रस्तुत करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो इस तरह से गुणक का मान 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार MPC आधा होने पर गुणक का मान 2 होता है। और इसी को हम आगे तालिका के माध्यम से भी सीमांत उपभोग पूर्ति का गुणक के साथ संबंध को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ये देखिए आपका
तालिका है। तालिका में पहले कॉलम में सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी है, सेकंड कॉलम में एमपीएस है अर्थात सीमांत बचत प्रवृत्ति जिसको हम मार्जिनल प्रोपोर्शनल सेविंग कहते हैं, और थर्ड कॉलम में है गुणक का मान ज्ञात करने का सूत्र। तो ये तालिका के माध्यम से हम कैसे अलग अलग सीमांत प्रवृत्ति पर गुणक का मान कैसे होगा इसको हमने बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे सीमांत प्रवृत्ति अगर 0 है तो गुणक का मान 1 होगा। इसका आशय ये है कि सीमांत प्रवृत्ति 0 है, इसका मतलब ये है कि उपभोक्ता ने अपनी आय में से बिल्कुल भी व्यय नहीं किया है, तो बचत 1 हो जाएगा और गुणक का मान 1 होगा। और यदि सीमांत प्रवृत्ति 1/2 है अर्थात आधा है, तो इसका मतलब ये है कि उपभोक्ता अपनी आय में से आधा हिस्सा खर्च करता है और आधा हिस्सा बच करता है, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति 1/2 हो जाएगा। और इस प्रकार गुणक का मान हो जाएगा आपका 2। देखिए, पिछले हमने उदाहरण में भी देखा था कि सीमांत प्रवृत्ति आधा होने पर गुणक का मान 2 होगा, पिछले कैलकुलेशन में हम देख चुके हैं। और इस तरह से अगला देखते हैं स्टेज में कि यदि सीमांत प्रवृत्ति 2/3 अगर 2/3 है, 2/3 सीमांत प्रवृत्ति है अर्थात उपभोक्ता अपनी आय का 2/3 हिस्सा खर्च करता है, तो इसकी बचत हो जाती है, सीमांत बचत हो जाती है 1/3 और इस पर गुणक का मान हो जाएगा 3। तो देखिए, इस तालिका को देखने से, अवलोकन करने से स्पष्ट है कि जैसे जैसे सीमांत प्रवृत्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे गुणक का मान बढ़ते जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सीमांत प्रवृत्ति और गुणक के मान में सीधा संबंध होता है, सकारात्मक संबंध होता है, लेकिन सीमांत प्रवृत्ति का सीमांत बचत प्रवृत्ति के साथ विपरीत संबंध होता है। देखिए, तालिका में जैसे जैसे सीमांत प्रवृत्ति बढ़ रही है, एमपीसी बढ़ रही है, वैसे वैसे एमपीएस अर्थात सीमांत बचत प्रवृत्ति घट रही है। 0, 1/2, 2/3, 3/4 इस तरह बढ़ने से सीमांत बचत प्रवृत्ति में कमी आती जा रही है। तो इसका सीधा मतलब है कि सीमांत प्रवृत्ति का गुणक के साथ सीधा संबंध होता है और सीमांत प्रवृत्ति का सीमांत बचत प्रवृत्ति के साथ विपरीत संबंध होता है। तो उपरोक्त तालिका में ये निष्कर्ष सामने आता है कि सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी एवं गुणक में प्रत्यक्ष एवं सीधा संबंध होता है तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति अर्थात एमपीएस एवं गुणक में विपरीत संबंध होता है। दूसरा स्पष्ट होता है, सामान्यतः सीमांत प्रवृत्ति 0 नहीं होता है, लेकिन जब उपभोक्ता अपनी समस्त आय को बचत कर लेता है तो गुणक का मान 1 होता है। इसका आशय ये है कि सामान्यतः सीमांत प्रवृत्ति 0 नहीं होता है, अर्थात उपभोक्ता अपनी समस्त आय को बचत नहीं करता है, लेकिन जब उपभोक्ता अपनी समस्त आय को बचत कर लेता है तो गुणक का मान 1 होता है, जबकि व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। थर्ड देखते हैं कि जब सीमांत प्रवृत्ति 1 होता है अर्थात उपभोक्ता अपनी समस्त आय को उपभोग पर खर्च कर देता है, व्यय कर देता है, तो गुणक का मान अनंत हो जाता है, इन्फिनिट हो जाता है। तो ये भी अव्यवहारिक है। सामान्यतः जो गुणक का मान है वह इकाई या अनंत के नहीं होता है, अर्थात यह इकाई और अनंत के मध्य पाया जाता है। यही व्यवहारिकता है गुणक के मान के साथ। अब हम नेक्स्ट स्टेज देखते हैं, गुणक का कार्यकरण एवं आय प्रसारण अर्थात वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लियर एंड इनकम प्रोपेगेशन। अर्थात गुणक जो है किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से क्रियाशीलता करती है, इसको हम अगले स्टेप में देखते हैं। तो गुणक के जो कार्यकरण हैं इसे हम निम्न तालिका से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए, इसमें कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में आपका इसका राउंड है, अलग अलग राउंड में कैसे गुणक क्रियाशील होता है। तो जैसे पहला राउंड में प्रारंभिक विनियोग यदि 100 करोड़ रुपया है तो आय में वृद्धि 100 करोड़ रुपये होती है। और यदि यहाँ पर ये मान लिया गया है कि जो सीमांत प्रवृत्ति है एमपीसी है वह 1/2 मान लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में हम फर्स्ट राउंड में देखते हैं कि यदि प्रारंभिक विनियोग 100 करोड़ रुपया है और आय में वृद्धि 100 करोड़ होती है तो एमपीसी आधा होने के कारण जो उपभोग में वृद्धि है अर्थात
डेल्टा सी है वह 50 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया उपभोग किया जाएगा और बचत में वृद्धि 50 करोड़ रुपये होगा, अर्थात डेल्टा एस 50 करोड़ रुपये होगा। 100 करोड़ रुपया आय में वृद्धि होने पर उपभोग में वृद्धि 50 करोड़ रुपया और बचत में वृद्धि 50 करोड़ रुपया। अब अगला राउंड में देखिए कि 50 करोड़ रुपया आय में वृद्धि होती है, इसका फिर सीमांत होती आधा होने से 25 करोड़ रुपया उपभोग में वृद्धि होगी और 25 करोड़ रुपया बचत में वृद्धि होगी। नेक्स्ट राउंड में 25 करोड़ रुपया आय में वृद्धि होने पर MPC 1/2 होने पर 12.5 करोड़ रुपया आय में वृद्धि होगी और 12.5 करोड़ रुपया बचत में वृद्धि होगी। तो इस तरह से अगले राउंड में आय में वृद्धि होने पर आधा सीमांत वृद्धि में खर्च किया जाता है और आधा बचत में वृद्धि होती है। और इस प्रकार प्रारंभिक 100 करोड़ रुपया विनियोग होने पर आय में वृद्धि, अंतिम वृद्धि जो कहते हैं वह 200 करोड़ रुपया होती है। तो उपरोक्त तालिका के अनुसार 100 करोड़ रुपया का प्रारंभिक विनियोग किया गया है और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 1/2 है, तो ऐसी दशा में कुल आय में वृद्धि 200 करोड़ रुपया होगी, अर्थात दोगुनी वृद्धि होगी। अब हम इसी गुणक की क्रियाशीलता को या कार्यकरण को रेखा चित्र के माध्यम से अर्थात डायग्राम के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। देखिए ये डायग्राम है, OX पर आय में परिवर्तन को दिखाया गया है और OH में विनियोग में परिवर्तन को दिखाया गया है। SS बचत रेखा है और II ये प्रारंभिक विनियोग रेखा है। II प्रारंभिक विनियोग रेखा को बचत रेखा SS E बिंदु पर स्पर्श करता है, अतः E संतुलन बिंदु है और इस पर जो आय स्तर है OM के बराबर है और विनियोग है OI के बराबर। अब मान लें कि यदि विनियोग में परिवर्तन होता है, 10 करोड़ रुपये में वृद्धि की जाती है विनियोग में और परिवर्तित विनियोग रेखा निर्धारित होती है I डैश। ये I डैश परिवर्तित विनियोग रेखा है 10 करोड़ रुपये अतिरिक्त विनियोग होने पर, और इस परिवर्तित विनियोग रेखा को बचत रेखा A बिंदु पर स्पर्श करता है और इस तरह से 10 करोड़ रुपया विनियोग में वृद्धि होने पर आय में वृद्धि 300 करोड़ से 320 करोड़ हो जाती है, अर्थात आय में वृद्धि 20 करोड़ की होती है। तो स्पष्ट है कि 10 करोड़ रुपये अतिरिक्त विनियोग होने पर 20 करोड़ रुपये में आय में वृद्धि होती है। तो इस तरह से हम रेखा चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि दोगुनी वृद्धि होती है प्रारंभिक विनियोग की तुलना में अंतिम आय में वृद्धि। अब हम देखते हैं गुणक की विशेषताएं। गुणक की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम देखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो पहली विशेषता मानी जाती है गुणक की गुणक सीमांत बहुपति पर निर्भर करती है। जैसे हमने पहले भी कहा है कि गुणक जो है सीमांत बहुपति पर डिपेंड करता है। यदि सीमांत बहुपति अधिक होगी तो गुणक का मान भी अधिक होगा और यदि सीमांत बहुपति कम होगी तो गुणक का मान भी कम होगा। तो इसमें सीधा संबंध है, ये इसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अगली विशेषता है गुणक की गुणक एवं सीमांत प्रतिपत्ति में विपरीत संबंध होता है। जैसे हम पहले भी कहा है कि गुणक एवं सीमांत बचत प्रवृत्ति में अर्थात MPS में विपरीत संबंध होता है। गुणक बढ़ने के साथ सीमांत बचत प्रवृत्ति में कमी आती है। अगली विशेषता है गुणक की गुणक का आकार वर्तमान आय में से होने वाले रिसावों के जोड़ पर निर्भर करता है। गुणक का आकार वर्तमान आय में से होने वाले रिसावों के जोड़ पर निर्भर करता है, उनके आकार टोटल पर निर्भर करता है। गुणक का आकार रिसावों के टोटल के आधार पर निर्धारित होता है गुणक का आकार। अगली विशेषता है गुणक तभी कार्य कर सकता है जबकि आर्थिक प्रणाली में व्ययों में निरंतर एवं स्वतंत्र परिवर्तन होते रहते हैं। जब आर्थिक प्रणाली में व्ययों में निरंतर एवं स्वतंत्र परिवर्तन होते रहते हैं तभी गुणक क्रियाशील हो सकता है, अदरवाइज नहीं। अब हम देखते हैं गुणक की मान्यताएं। एज्यूम्शंस ऑफ मल्टीप्लियर
तो गुणक की क्रियाशीलता के लिए कुछ मान्यताएं हैं और ये मान्यताएं क्रियाशील होने पर ही गुणक लागू हो पाता है। तो उसकी पहली मान्यताएं हैं, अर्थव्यवस्था में केवल स्वायत्त विनियोग होता है, प्रेरित विनियोग नहीं पाया जाता। इसका आशय ये है कि गुणक तभी क्रियाशील होगा जब स्वायत्त विनियोग होता है, अर्थात आय पर डिपेंड नहीं होता, आय में कमी हो या वृद्धि हो, विनियोग पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। आय बढ़ने से विनियोग बढ़ता है, ऐसा ये माना गया है, ये प्रेरित विनियोग है। और आय में कमी आती है तो विनियोग में कमी आती है, ये प्रेरित विनियोग कहता है। लेकिन गुणक क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है कि स्वायत्त विनियोग होता है, अपने आप विनियोग होता है या आय पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसकी फर्स्ट एजम्पशंस है, मान्यताएं हैं। सेकंड मान्यता है, सीमांत पूर्ति स्थिर रहती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मान्यताएं हैं गुणक की, कि सीमांत पूर्ति स्थिर मानी जाती है। सीमांत पूर्ति में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता है, नहीं पाया जाता है, तभी गुणक क्रियाशील होगा। अगली है, गुणक प्रक्रिया में समय अंतराल नहीं होता है। तो गुणक प्रक्रिया में, गुणक का मान में समय अंतराल नहीं होता, अर्थात इसकी कोई निश्चित समय अवधि नहीं होती है। विनियोग में यदि परिवर्तन होता है तो आय में परिवर्तन के लिए कितनी समय अवधि होगी, इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण मान्यता है। अगली मान्यता है, गुणक की क्रियाशीलता के लिए अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार से कम स्तर पर पाया जाता है। स्कीन्स ने भी कहा है कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार से कम स्तर पर पाया जाता है, तभी गुणक क्रियाशील होगा। अर्थात अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा नहीं पाई जाती है, तभी गुणक क्रियाशील हो पाएगा। अगली मान्यता है, उपभोग वस्तुओं की पूर्ति लोचदार होती है। उपभोग वस्तु की पूर्ति लोचदार मतलब इसका असर ये है कि अर्थव्यवस्था में जितनी भी भोग वस्तुएं होती हैं उनकी आपूर्ति लोचदार होती है, परिवर्तनशील होती है, तभी गुणक की क्रियाशीलता हो सकती है। आवश्यकतानुसार उपभोग वस्तुओं की पूर्ति में परिवर्तन होना आवश्यक है, तभी गुणक क्रियाशील होगा। अगली मान्यता है गुणक क्रियाशीलता के लिए कि बंद अर्थव्यवस्था पाई जाती है, अर्थात अर्थव्यवस्था का विदेशी व्यापार से कोई संबंध नहीं होता, विदेशी व्यापार का प्रभाव शून्य होता है, तभी यह क्रियाशील हो पाएगा। गुणक की अगली मान्यता है और अंतिम मान्यता है कि उपभोग व्यय चालू वर्ष की आय पर निर्भर करता है। उपभोग व्यय चालू वर्ष की आय पर ही निर्भर करता है, ये पिछले वर्ष की आय पर निर्भर नहीं करता है। वर्तमान वर्ष में जितनी आय होती है वही गुणक क्रियाशीलता होती है। अब हम देखते हैं गुणक की सीमाएं कौन कौन सी हैं, लिमिटेशन ऑफ मल्टीप्लियर क्या है। तो इसकी कुछ सीमाएं हैं जिसके कारण गुणक की मान प्रभावित होता है, गुणक क्रियाशीलता प्रभावित होती है। पहली सीमाएं हैं उपभोग वस्तुओं की उपलब्धता। अर्थव्यवस्था में उपभोग वस्तु की उपलब्धता होने पर ही गुणक क्रियाशील हो पाएगा। यदि अर्थव्यवस्था में पर्याप्त मात्रा में उपभोग वस्तुओं की उपलब्धता नहीं रहेगी, आय बढ़ने पर क्योंकि उपभोग वस्तु की मांग बढ़ती है और बढ़ी हुई उपभोग वस्तु की आपूर्ति या उपलब्धता नहीं रहेगी, तो ऐसी दशा में गुणक क्रियाशील होगी कि उपभोग वस्तु की मांग बढ़ेगी तो उनकी आपूर्ति आवश्यक है, आपूर्ति के लिए विनियोग होगा, विनियोग होगा तो आय बढ़ेगी, इसे सब जो चक्र चलते रहेगा। तो इसकी सीमाएं हैं कि उपभोग वस्तु की उपलब्धता का होना। अगली सीमाएं हैं विनियोग की पर्याप्तता। तो विनियोग पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, अगर पर्याप्त मात्रा में विनियोग नहीं हो पाएगा तो ये गुणक की सीमाएं होंगी। गुणक काल या अवधि, तो उपभोक्ता को जो आय प्राप्त होती है उसे एकदम ही व्यय नहीं करता, अर्थात आय की प्राप्ति और व्यय के समय का अंतर होता है। यह अंतर जितना ही अधिक होगा उतना ही गुणक परिणाम कम होगा। आय बढ़ने के साथ साथ उपभोक्ता द्वारा उपभोग वस्तु की मांग की जाती है, लेकिन इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं होती है कि यदि आज आय में वृद्धि होती है तो तुरंत ही
उस आय को उपभोग व्यापार खर्च किया जाएगा। इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं है, तो यह भी एक सीमाएँ मानी जाती है गुणक की। अगली सीमाएँ हैं विनियोग का अन्य क्षेत्र पर प्रभाव। विनियोग का अन्य क्षेत्रों पर ही प्रभाव पड़ता है। गुणक के परिमाण का अध्ययन करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किए गए विनियोग का प्रभाव अन्य क्षेत्रों में प्रतिकूल न पड़े, क्योंकि ऐसा होने से गुणक का मान या परिमाण कम हो सकता है। तो गुणक का यदि अन्य क्षेत्र पर प्रभाव होता है तो इससे गुणक की जो मान है या जो स्तर है वह प्रभावित होगा। पूर्ण रोजगार का स्तर, यह भी एक सीमाएँ हैं। गुणक द्वारा आय और रोजगार में वृद्धि उसी समय होगी जब अर्थव्यवस्था में बेकार साधन उपलब्ध हो। जैसे ही साधनों का पूर्ण रोजगार होता है तो ऐसी दशा में पूर्ण रोजगार हो जाएगा। वैसे ही गुणक द्वारा आय की वृद्धि बंद हो जाएगी, और चाहे उपभोग प्रवृत्ति कितनी ही अधिक क्यों न हो। तो यदि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा है तो ऐसी दशा में गुणक क्रियाशील नहीं होगा, क्योंकि इसी क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है कि साधन बेरोजगार हों, बेकार हों, तभी गुणक की क्रियाशीलता हो सकती है, गुणक का मान प्राप्त किया जा सकता है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था, ये एक महत्वपूर्ण सीमाएँ मानी जाती है कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था का होना आवश्यक है। यदि अर्थव्यवस्था उद्योग नहीं है तो ऐसी दशा में गुणक क्रियाशील नहीं होगा। अगली सीमाएँ है उपभोक्ता वस्तु में अतिरिक्त क्षमता। उपभोक्ता वस्तु उद्योग में अतिरिक्त क्षमता का होना भी एक महत्वपूर्ण सीमाएँ हैं गुणक की। यदि उपभोक्ता वस्तु उद्योग में अतिरिक्त क्षमता नहीं रहेगी तो यह गुणक क्रियाशील नहीं होगा। यदि आय में वृद्धि होती है, विनियोग में वृद्धि के द्वारा आय में वृद्धि होती है, और आय में वृद्धि होने से उपभोग वस्तु की मांग बढ़ेगी, और उपभोग वस्तु की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए उपभोक्ता वस्तु उद्योग में उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता का होना आवश्यक है। यदि उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में अतिरिक्त क्षमता नहीं रहेगी उत्पादन करने की तो ये गुणक क्रियाशील नहीं होगा, और ये एक महत्वपूर्ण सीमाएँ मानी जाती है इसकी। अगली सीमाएँ हैं कार्यशील पूंजी का लोच। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि दूसरे साधनों की पूर्ति में पर्याप्त लोच होनी चाहिए, तभी गुणक अच्छी तरह से कार्य कर सकेगा। तो ये है आपका गुणक की सीमाएँ। अब हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण पड़ाव है गुणक की रिसाव क्या हैं, लीकेज ऑफ मल्टीप्लियर कौन कौन से हैं। तो मतलब अर्थात गुणक के जो मान हैं, गुणक के जो मान को प्रभावित करते तत्व कौन कौन से हैं। तो पहले है गुणक की रिसाव बचत। यदि आय में हुई संपूर्ण वृद्धि उपभोग पर व्यय नहीं की जाती है, विनियोग द्वारा बढ़ी हुई आय को यदि उपभोग पर खर्च नहीं की जाती है या अधिकांश से उपभोग पर खर्च नहीं की जाती है, बचत नहीं की जाती है, तो इससे गुणक का मान प्रभावित होता है। गुणक की प्रक्रिया में भारी रिसाव देखा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण रिसाव है ऋण की अदायगी। यदि उपभोक्ता अपनी बढ़ी हुई आय को पुराने ऋण की अदायगी में खर्च करता है, जिससे उपभोग वस्तु की मांग में कमी आएगी और इससे गुणक का रिसाव होगा। अगली रिसाव बिंदु है रिसाव का निष्क्रिय नकदी का संचय। यदि विनियोग द्वारा बढ़ी हुई आय का संचय किया जाता है, यदि पूर्ण आय का कुछ भाग बैंक में जमा करके बचा लिया जाता है तो उपभोग पर कम व्यय होता है और उससे गुणक का रिसाव उत्पन्न होता है। आयात, यदि उपभोक्ता द्वारा अपनी बढ़ी हुई आय का विदेशी वस्तुओं के आयात पर अधिक भुगतान किया जाता है और जिससे देसी उद्योग विकसित नहीं होंगे, देसी उद्योग प्रभावित होंगे और इससे विनियोग प्रभावित होगा, गुणक का मान नहीं होगा, गुणक में रिसाव होगा। अगली रिसाव है आपका पुराने अंश स्टॉक एवं प्रतिभूतियों की खरीद। पुराने अंश शेयर्स जिसको बोलते हैं, स्टॉक या प्रतिभूतियों की खरीद की जाती है। बढ़ी हुई आय को पुराने शेयर्स, स्टॉक या प्रतिभूतियों की खरीद पर
खर्च किया जाता है, इससे भोग वस्तुओं की मांग में कमी आएगी और गुणक में रिसाव उत्पन्न होगा। कीमत स्फीति, यह भी महत्वपूर्ण रिसाव है गुणक का, कि यदि बढ़ी हुई आय का अधिकांश हिस्सा खर्च वस्तु की कीमत में जो वृद्धि होती है, वस्तु की कीमत बढ़ी हुई कीमतों पर खर्च की जाती है, तो इससे भी गुणक का रिसाव उत्पन्न होता है। क्योंकि जब आय बढ़ती है लेकिन इस बढ़ी हुई आय को बढ़ी हुई कीमतों पर ज़्यादा मात्रा में खर्च किया जाता है, तो इससे भोग वस्तु की मांग कमी आएगी और गुणक स्वाभाविक रूप से रिसाव होगा। कंपनियों का अवितरित लाभ, यदि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, अंशधारियों को अवितरित लाभ नहीं दिया जाता है, कंपनियां स्वयं अपने पास रख लेती हैं, तो इससे उपभोग वस्तुओं की मांग नहीं बढ़ेगी और गुणक में रिसाव उत्पन्न होगा। तो इस तरह से ये बिंदुएं हैं गुणक के रिसाव का। हम देखते हैं गुणक की आलोचनाएं कौन कौन सी हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ मल्टीप्लियर कौन कौन सी हैं। सीमांत भोगती स्थिर, अर्थशास्त्रियों द्वारा आलोचनाएं की जाती हैं कि सीमांत भोगपूर्ति स्थिर नहीं होती है, जबकि कीन्स ने अपने गुणक सिद्धांत में कहा है कि सीमांत भोगपूर्ति स्थिर होती है, जबकि वास्तव में आय में परिवर्तन के साथ साथ सीमांत भोगपूर्ति भी वर्धित होती है, जैसे कि इसकी मान्यता है। इस आधार पर इसकी आलोचनाएं की जाती है। कठिन आकलन, गुणक के आकलन के लिए कठिन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। कठिन प्रक्रिया के द्वारा ही गुणक का मान किया जा सकता है और आसानी से गुणक का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से आलोचकों के द्वारा इस आधार पर भी आलोचना की जाती है। तीसरी आलोचना है समतत्व की उपेक्षा। तो यहाँ पर हमने पहले ही कहा है कि विनियोग में वृद्धि होने से आय में कब वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होने से उपभोग में कब वृद्धि होगी और पुनः कब विनियोग में वृद्धि होगी, इसकी कोई समय तत्व की निर्धारित नहीं किया गया है कि इस द्वारा सिद्धांत में यह गतिहीन है, स्थैतिक है। इस आधार पर भी अर्थशास्त्रियों द्वारा गुणक अवधारणा की आलोचना की जाती है। स्पष्ट व्याख्या नहीं है। इसके अंदर ये कहा गया है कि प्रारंभिक विनियोग से अंतिम रूप से आय में वृद्धि कब होगी, इसकी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है। तो इस आधार पर भी आलोचना की जाती है। अगली आलोचना है उपभोग में वृद्धि के प्रभाव की उपेक्षा। उपभोग में वृद्धि होने पर विनियोग में कितनी वृद्धि होती है, इसका उल्लेख इस सिद्धांत में नहीं किया गया है, जिसमें त्वरक द्वारा विश्लेषण किया जाता है। उपभोग में वृद्धि होने पर विनियोग में कितनी वृद्धि होगी है, इसका विश्लेषण त्वरक में किया जाता है, जबकि त्वरक अवधारणा की उल्लेख नहीं किया गया है। इस आधार पर भी अर्थशास्त्रियों द्वारा गुणक अवधारणा की आलोचना की जाती है, गुणक सिद्धांत की आलोचना की जाती है। यहाँ पर विनियोग में वृद्धि होने पर आय में कितनी वृद्धि होती है, इसकी व्याख्या की गई है, लेकिन उपभोग में वृद्धि होने पर विनियोग में कितनी वृद्धि होगी, इसका कोई उल्लेख नहीं है। इस आधार पर भी आलोचना की जाती है। अगली आलोचना, अंतिम आलोचना है आपका सरकारी विनियोग का निजी विनियोग पर प्रभाव। सरकारी विनियोग का निजी विनियोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस आधार पर भी आलोचना की जाती है। यदि सरकारी विनियोग से निजी विनियोग करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है तो रोजगार वृद्धि की संभावनाएं कम हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि सरकारी विनियोग में वृद्धि होने से निजी विनियोग प्रभावित होता है या निजी विनियोग कम होता है, तो इससे भी गुणक का मान प्रभावित होता है और गुणक क्रियाशील नहीं होता है। अन्य आलोचनाएं हैं यह देखा जाता है कि ये जो गुणक सिद्धांत है, जो गुणक की अवधारणा है, वह अर्धविकसित देशों में लागू नहीं होता है, केवल विकसित देशों में ही लागू होता है। तो इन आधारों पर गुणक की सिद्धांत की आलोचनाएं की जाती है। अब मैं समझता हूँ कि ये गुणक की अवधारणा का या विनियोग गुणक का जो छात्र हैं इस वीडियो लेक्चर के द्वारा
अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। धन्यवाद।